Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So अभी तक हमने देखा था about Biostatistics कि वो क्या है और उसकी हिस्ट्री में यूज के एविडेंसेस हमें कब कब और कहां मिले, ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कि भाई बायोस्टैटिस्टिक्स को यूज किन फील्ड में हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहली फील्ड आती है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग. जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की फील्ड में हम बायोस्टैटिस्टिक्स को किन किन प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट ने यूज करा, ठीक है. तो उसकी एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन ऑफ वेरियस जेनेटिक कंसेप्ट्स फॉस्टरिंग बाय बायोस्टैटिस्टिक्स कि बायोस्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कौन कौन से जेनेटिक कंसेप्ट डेवलप हुए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो टाइम की अगर बात करें, इन 1853 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अडोल्फ क्यूटलेट. उन्होंने बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से एक जेनेटिकली कंसेप्ट हमें बताया. उन्होंने प्रेजेंट करा द थ्योरी ऑफ द ह्यूमन वेरिएंस अराउंड द एवरेज कि भाई एक थ्योरी है ह्यूमन वेरिएंस की जो किसके अराउंड घूमती है, एवरेज की. ह्यूमन वेरिएंस मींस कि हमारा पॉपुलेशन में स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर किस तरीके से वेरी करता है, वो किसे वेरी करता है, एक एवरेज के अराउंड. अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट ह्यूमन ट्रेट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए पॉपुलेशन. उन्होंने कहा कि भाई स्किन कलर, स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर क्या है ना, ये सारे ह्यूमन ट्रेट्स हैं. ये एक पॉपुलेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को फॉलो करते हैं. बेसिकली सिमेट्रिकली डिवाइड होते हैं कि कुछ लोगों के स्किन कलर डार्क होगा, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, कुछ लोग बहुत गोरे होंगे, फिर काले होने लगेंगे, काले होने लगेंगे, ठीक है. तो बेसिकली एक सिमेट्रिक कर्व बताया कि जितने भी ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक पॉपुलेशन में. विद द हेल्प ऑफ अ बायोस्टैटिस्टिक्स अडोल्फ क्यूटलेट ने ये एक जेनेटिक कंसेप्ट हम लोग को बताया, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, अब हम देखेंगे कि भाई ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब ने 1856 से 1863 में क्या जेनेटिक कंसेप्ट दिया विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. So basically, he uses the biostatistics to explain the collected data on 28,000 pea plants to explain the genetics of segregation patterns of factors. So basically, मेंडल साहब को तो सब जानते हैं. उन्होंने अपने जीवन के 7 सालों में 28,000 पी प्लांट पे काम करा, ठीक है. अब भाई काम कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया. अब इस डाटा से क्या चाहिए, हमें एक इन्फ्रेंस चाहिए. तो उस इन्फ्रेंस निकालने के लिए उन्होंने बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज करा एंड ही गेव अ जेनेटिक कंसेप्ट अबाउट द सेग्रेगेशन पैटर्न्स ऑफ फैक्टर कि बेसिकली जो जीन वेरिएंट्स हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में किस तरीके से सेपरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, वो उन्होंने बताया बाय स्टडिंग 28,000 पी प्लांट्स, ठीक है. और डाटा किस तरीके से उन्होंने फॉर्मुलेट करा कि वो रिजल्ट निकल पाया विद द हेल्प ऑफ अ बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द टाइमलाइन, अब हम देखेंगे कि भाई फ्रांसिस गैल्टन नाम के साइंटिस्ट ने क्या जेनेटिक कंसेप्ट दिए हमें विद द यूज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. सो बेसिकली अगर टाइम की अगर बात करी जाए, इट वाज बिटवीन 1869 टू 1883. फ्रांसिस गैल्टन ने हमें बहुत सारे लॉज दिए, बहुत सारे टर्म्स दिए. सो बेसिकली ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी कि बेसिकली एक ह्यूमन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके मदर और फादर से तो आए हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एंसेस्टर, उसके पूर्वज भी इंफ्लुएंस करते हैं. इट वाज लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी प्रोवाइडेड बाय फ्रांसिस गैल्टन विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट वन वाज ही इन्वेंटेड द मेथड ऑफ हिस्टोरियोमेट्री. उन्होंने एक हिस्टोरियोमेट्री का मेथड को इन्वेंट करा. अब भाई बात आती है हिस्टोरियोमेट्री क्या होती है, ये एक नई चिड़िया का नाम है. तो बेसिकली हिस्टोरियोमेट्री इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ह्यूमन प्रोग्रेस एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स विद द यूज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स और यू कैन से स्टैटिस्टिक्स कि बेसिकली एक बंदे की, एक ह्यूमन की प्रोग्रेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वहां पे हमें क्या करना होगा, स्टैटिस्टिक्सल मेथड्स को अप्लाई करना होगा. एंड दैट वाज हिस्टोरियोमेट्री इन्वेंटेड बाय फ्रांसिस गैल्टन विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ही इन्वेंटेड द टर्म यूजेनिक्स। अब भाई यूजेनिक्स क्या होती है? सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव मेटिंग। अब मान लो मेरे पास एक पॉपुलेशन है 100 बंदों की, ठीक है। अब इसमें मैं एक कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं ताकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है। एंड द ट्रेट इज स्किन कलर, ठीक है। मुझे स्किन कलर फेयर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना, यहां पे सिलेक्टिव मेटिंग कराना शुरू करूंगा ताकि जो मुझे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराना है वो मैं कर सकूं, जस्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एंड दैट इज नोन एज यूजेनिक्स, एंड इट वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय द फ्रांसिस गैल्टन with the help of what? With the help of biostatistics, ठीक है। So all his works were carried out by using the various tools and principles of biostatistics, ठीक है। कि अगर बायोस्टैटिस्टिक्स नहीं होती ना तो ये सब भी नहीं होता, ठीक है। Now moving further in the timeline of genetic concepts fostering by biostatistics, अब हम देखेंगे कि भाई सीवेल राइट नाम के साइंटिस्ट ने 1915 में क्या क्या जेनेटिक्स कंसेप्ट दिए विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब भाई पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है? सो बेसिकली पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन में जीन का कैसे वेरिएशन होता है उसकी स्टडी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। एंड द सीवेल राइट इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स बिकॉज उन्होंने जो है ना पॉपुलेशन जेनेटिक्स की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। नाउ ही इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स, कि भाई अब एफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सो बेसिकली एफ स्टैटिस्टिक्स एक रेशियो है ऐसी दो क्वालिटीज का जो कि इक्वल हो विद अप्रूवल ऑफ नल हाइपोथेसिस, कि नल हाइपोथेसिस अगर हम किसी चीज में लगा दें और दो क्वांटिटीज ले लें और उनका रेशियो इक्वल हो, वही कहलाता है एफ स्टैटिस्टिक्स। एंड वो किसने डेवलप करी थी? सीवेल राइट ने विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ही डिस्कवर्ड द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट। अब भाई इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? सो बेसिकली इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट एक ऐसे कैरेक्टर्स की स्टडी होती है जो कि कॉमन एंसेस्टर से हमें मिले हो। मान लो पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि कॉमन है उन दोनों के बीच में, एंड दैट कम्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्री। उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट, व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द सीवेल राइट विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। So he also pioneered the method of computing the distribution of gene frequencies. अब भाई जीन फ्रीक्वेंसी जो है ना, जीन में कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने उस काम में भी महारत हासिल करी। किसने? सीवेल राइट ने विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो नाउ मूविंग फर्दर इन द टाइमलाइन, अब हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोनाल्ड ए फिशर। उन्होंने 1930 में बायोस्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या क्या जेनेटिक कंसेप्ट हमें दिए। सो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल का डेवलपमेंट करा, दैट इज एनोवा एंड पी वैल्यू कंसेप्ट। बेसिकली एनोवा क्या होती है? इट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एंड पी वैल्यू कंसेप्ट इट इज ए इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल। हमें सिर्फ इतना ही जानना है बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड विद द statistics, and these both tools were developed by the Ronald A. Fisher. साथ ही साथ इन्होंने मेंडेलियन जेनेटिक्स को कंबाइन कर दिया विद द चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, ये एक पॉपुलेशन एक एरिया में किस तरीके से अडेप्ट करती है, ठीक है, दैट वाज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने उसे कंबाइन कर दिया विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। किसने करा था ये काम? रोनाल्ड ए फिशर ने 1930 में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड इन द टाइमलाइन ऑफ वेरियस जेनेटिक कंसेप्ट फॉस्टरिंग बाय बायोस्टैटिस्टिक्स, अब हम देखेंगे कि भाई जेबीएस हेल्डेन ने 1930 में ऐसा कौन सा जेनेटिक कंसेप्ट दिया विद द हेल्प ऑफ
बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो बेसिकली ही ऑथर्ड द कॉज ऑफ इवोल्यूशन इन विच ही re-established the natural selection as premier mechanism of evolution by explaining it in the terms of mathematical consequences of Mendelian genetics. So simply इन्होंने क्या बताया ना, कॉज ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई इवोल्यूशन क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कारण इन्होंने बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, दैट इज द प्रीमियर कॉज, कि बेसिकली एक पॉपुलेशन एक एरिया में किस तरीके से अडेप्ट करती है, और अडेप्ट होने के लिए उसमें इवोल्यूशन होते हैं, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। एंड उन्होंने मेंडेलियन के द्वारा जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस डाटा था, मैथमेटिकल डाटा था, उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज, ये जेनेटिक कंसेप्ट हमारे सामने रखा इन 1932, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर इन द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, अब हम देखेंगे कि भाई पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो बेसिकली पब्लिक हेल्थ इज डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, कि बेसिकली हम किस तरीके से एक बीमारी से बचाव कर सकते हैं, उसी की कला को पब्लिक हेल्थ कहते हैं। फर्दर मोर द एनवायरमेंट हेल्थ, द ब्रांच ऑफ अ पब्लिक हेल्थ concerned with all aspects of the natural and built environment affecting the human health. The prevention of disease is the central idea. So basically अगर बात करें पब्लिक हेल्थ की, अगर हम बात करें एनवायरमेंटल हेल्थ की, दोनों का सेंट्रल आइडिया क्या है कि बीमारी से किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। सो इसके पीछे किसका रोल है, बायोस्टैटिस्टिक्स का। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के लिए हिस्ट्री में बहुत सारी डिजीज हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, इजंट इट, बहुत सारी प्लेग्स आई, ठीक है। उन सभी बीमारी के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते थे। सो अगर इन फैक्टर्स की हम स्टडी कर लें तो फ्यूचर में इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, इजंट इट। सो इन फैक्टर्स की स्टडी में किसका रोल होता है, बायोस्टैटिस्टिक्स का। अगर हम बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से उन फैक्टर्स को हम पढ़ लेंगे ना, उन फैक्टर्स के बारे में हम जान लेंगे कि ये मान लो एक्स बीमारी हुई और उससे हजारों लोग मर गए, ठीक है, बहुत लोग मर गए। अब इस बीमारी के पीछे क्या फैक्टर्स थे, ये हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे, वी कैन इजिली डिराइव आउट अवर रिजल्ट्स टू नो अबाउट द फैक्टर्स। एंड जब हमें फैक्टर्स पता चल गए तो हम इजिली फ्यूचर में उस बीमारी से बच सकते हैं। सो इट हैव बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स हैव ए वेरी ग्रेट रोल इन द फील्ड ऑफ अ पब्लिक हेल्थ, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे कि भाई एपिडेमियोलॉजी के सेक्टर में बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। सो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी एंड एनालिसिस of distribution of patterns and determinants of health and disease. The underlying exploration of these factors require biostatistics. So basically देखो, एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो हेल्थ के फैक्टर्स और डिजीज के फैक्टर के पैटर्न को स्टडी करती है। अब भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बीमारी हुई, ठीक है, और कोई बीमारी हुई, हमने उसके ऐसे जाके स्टडी कर ली, हमें डिटर्मिनेंट्स भी पता चल गए, सारे फैक्टर्स पता चल गए, सारे हेल्थ फैक्टर्स पता चल गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए हमें एक मेथड अप्लाई करना होगा। वो मेथड कौन सा होगा, बायोस्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। क्योंकि बायोस्टैटिस्टिकल मेथड जब हम अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी इजी टू डिराइव द रिजल्ट्स और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज। सो बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the field of epidemiology too. Okay. Now moving further, we will discuss about the importance and uses of biostatistics in the field of nutrition. कि भाई न्यूट्रिशन की फील्ड में बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सो सिंपली द न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड substances in feed in relation to maintenance of growth, reproduction rate, etc. Thus, it is important to derive the causal relationships among the various factors using biostatistics to get the better efficiency. अब देखो,
भाई न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी साइंस जो कि किसके साथ डील करती है? न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंसेस इन फीड, ताकि ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्शन रेट वगैरह वगैरह अच्छे मेंटेन रहे। सो बेसिकली हम इसमें बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक फार्म है, वहां पे हमारे पास 100 काऊ है, ठीक है। अब उन काऊ का जो मिल्क प्रोडक्शन आता है एक दिन में, इट इज अराउंड 250 लीटर्स, जो कि बहुत कम है। सो बेसिकली अगर हम बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन को यहां पे अप्लाई करें, किस तरीके से, यही तो क्वेश्चन था। सो इनकी फीड फॉर्मुलेशन में, कि मान लो कि हमें ये पता करना है कि भाई काऊ, कौन सी काऊ है जो कम दूध दे रही है, कौन सी काऊ है जो ज्यादा दूध दे रही है, कौन सी काऊ बीमार है, वगैरह वगैरह का जो डाटा सेट है वो हमें प्रिपेयर करना है। सो इट विल बी वेरी इजी टू डिराइव दोज रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड बायोस्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन को जब हम अप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट्स, वी विल गेट ऑल द फैक्टर्स दैट लेड टू द कॉज ऑफ लो मिल्क प्रोडक्शन, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो सारे फैक्टर्स हमें पता चल जाएंगे। एंड वी कैन इंप्रूव अवर रिजल्ट्स और कैन गेट द बेटर एफिशिएंसी, कि भाई अब हमें पता चल गया कि ये फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम था, तो हम उन फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे, फीड फॉर्मुलेशन में और कुछ इंप्रूवमेंट करके मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ा देंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, एंड इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। So it is having a great application in the field of nutrition also. So अब हम आगे बढ़ने में देखेंगे कि भाई क्लिनिकल ट्रायल्स की फील्ड में बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। So simply the clinical trials are the experiment or observations in a clinical research, कि क्लिनिकल रिसर्च में जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। सो बायोस्टैटिस्टिक्स का रोल तो अभी तक आया ही नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो मेरे पास 100 पेशेंट्स हैं एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, एंड सभी का जो डिजीज का सिम्टमिक पैटर्न है ना, वो अलग अलग है। किसी में कोई सिम्टम दिखता है, किसी में कोई सिम्टम दिखता है। सो बेसिकली हमने क्या करा ना, 100 लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट्स देना शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट्स क्या होंगे? क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट हमने देना शुरू कर दिया। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद सभी का रिजल्ट आया, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ। ये क्या हो गई? हमारी ऑब्जर्वेशंस। अब हमने ट्रीटमेंट भी कर दिया, रिजल्ट्स भी आ गए, ऑब्जर्वेशन भी आ गई, लेकिन अभी भी हमें पैटर्न नहीं पता चला। सो उस पैटर्न की स्टडी करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से डाटा डिराइव करना होगा। उस डाटा डेरिवेशन में ही हमें रिजल्ट मिलेगा। सो इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, यू आर थिंकिंग राइट, विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। कि बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस को अगर हम अप्लाई करेंगे, सो वी कैन इजीली डिराइव आउट द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, यू कैन से ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग देखेंगे कि फार्माकोलॉजी की फील्ड में बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। सो बेसिकली इट इज द स्टडी दैट हाउ द ड्रग will respond to the biological system and in response how the human body will react। कि मान लो एक बंदे को मैंने कोई दवा दे दी किसी बीमारी की, ठीक है। अब वो दवा उस बंदे की ह्यूमन बॉडी पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी और ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स में क्या रिएक्शंस करेगी, उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। सो बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग ऑफ अ फार्मास्यूटिकल experiments and evaluating its results. It helps us to come out with the effective, safer and high therapeutic index drugs. So देखो भाई क्या है, कोरोना की दवा बनानी है। कोरोना की दवा बनानी ऐसा तो है नहीं भाई गए और कोरोना की दवा बनके तैयार हो गई, नहीं। उसके लिए एक क्या होगा, फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट्स तैयार करने होंगे। एक डाटा सेट होगा हमारे पास कि कोरोना के क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से डेथ रेट है, किस तरीके से लोग रिकवरी कर रहे हैं, क्या क्या रिकवरी रेट है।
उस सब के बेसिस पे एक हम क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट तैयार करेंगे, उससे एक रिजल्ट निकालेंगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और ये सब पॉसिबल कैसे होगा, जस्ट विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तभी हम कोई भी कोरोना हो, कोई भी दवा हो, कोई भी वैक्सीन हो, हम बना सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट इट हेल्प अस टू कम आउट विद अ इफेक्टिव, सेफर एंड हाई थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। अब हाई थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग्स वो दवा होती हैं जिनकी सेफ्टी रेट बहुत ज्यादा होता है। अब मान लो कह रहे हैं ना कि कोरोना की वैक्सीन सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। सो अगर हम बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करें और फिर एक फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट बना के एक रिजल्ट निकालें, एक वैक्सीन तैयार करें, तो उसका थेरापेटिक इंडेक्स जो होगा, सेफ्टी रेट जो होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। एंड बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से ऐसी ड्रग तैयार करना विद इफेक्टिव रेट, विद हाई एफिशिएंसी और भी आसान हो गया है। सो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी। कौन? बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि भाई स्टैटिस्टिक्स कहां कहां फेल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटेशन आती है अबाउट इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्री रिक्वेसाइट डाटा सेट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल डेटा। कि भाई जब भी स्टैटिस्टिक्स हम यूज करेंगे, हमें एक डाटा सेट चाहिए, लेकिन सिंगल डेटा की बात करेंगे तो वहां स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। कि बेसिकली अगर मान लो 100 लोगों का डाटा है हमारे पास, तो मैं स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर दूं, लेकिन मैंने कह दिया मेरे पास सिर्फ एक बंदे का डाटा है, तो मैं वहां पे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर सकता। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड लिमिटेशन, इट स्टेट्स दैट it can only be applied on the sample and population rather than the individual। अब भाई सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस तो आप जानते हो कि 100 लोग हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा, पॉपुलेशन कहलाए, उसमें से 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, जो पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर दे, वो सैंपल। अब जब हम पॉपुलेशन और सैंपल की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं कहूं सिर्फ एक सिंगल बंदा है, उस पे ऊपर लगा दो स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट देयर इज अ लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। अब भाई देखो, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, सारे डाटा को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। सो ऐसी जो भी प्रोसेस होगी जहां पे डाटा को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहां पे स्टैटिस्टिक्स को भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट इन द हैंड ऑफ अ डिसऑनेस्ट द स्टैटिस्टिक्स कैन बी मैनिपुलेटेड एज पर द पर्सन चॉइसेस। अब देखो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि मान लो एक बंदा था एबीसी, उसको मैंने बोला कि भाई ये डाटा दे रहा हूं तुझे 15 साल का, ठीक है, अबाउट द पेशेंट रिकॉर्ड लिए, इससे ये पता कर कि पेशेंट में किस तरीके का पैटर्न फॉलो करा गया था, सिम्टम्स का और डेथ का। ठीक है, अब मान लो ये बंदा जो था एबीसी, ये डिसऑनेस्ट निकला। अब इसने क्या करा ना, 1 साल का डाटा खा गया, मतलब 15 ईयर्स का मैंने बोला था, इसने सिर्फ 10 ईयर का बना के मेरे को रिजल्ट दे दिया। अब रिजल्ट में क्या हो गया, मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि 15 साल से मान लो वो रिजल्ट वेरी कर सकता था। सो स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करती है पर्संस की ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी पे, कि वो बंदा अगर ऑनेस्टी से उस डाटा को एनालाइज करे तो रिजल्ट भी हमारे पास सही आएगा, एंड अगर वो बंदा उस डाटा को ढंग से एनालाइज नहीं करता है तो रिजल्ट में भी वेरिएशंस होंगे। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर बात करी जाए, इट रिवॉल्व्स अराउंड ए कॉन्फिडेंस इंटरवल रेदर देन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो भाई देखो, स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स जिस पे डिपेंड है, प्रोबेबिलिटी पे, कि ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लो मैंने कुछ कह दिया कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मैंने दे दी 26% से 49% लाई करती है, ये एक इंटरवल मैंने बता दिया, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, डाटा से ही मैंने निकाला है कि 26% से 49% के बीच में ही ये रिजल्ट लाई करेगा। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि वो सिर्फ 48% हो सकता है या 29% हो सकता है। एक एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने नहीं दी कि वो रिजल्ट सिर्फ यही होगा। एक मैंने बोल दिया यहां से यहां तक भाई कहीं भी लाई कर सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी और द कॉन्फिडेंस इंटरवल, बट इट नेवर टेल्स अस अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें इससे पता नहीं लगता। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स।
That's all about the limitations of statistics. And आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा because these are important. Okay? So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.